सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्स मुस्लिम भारती चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक यंगस्टर से जो कश्मीर से हैं और एक्स मुस्लिम हैं। शी इज़ हैड अ सर्टेन लाइफ जर्नी दस फार जो वो हमसे शेयर करेंगी। सो लेट्स गेट हर इन। नमस्ते आयशा जी। नमस्कार पूनम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू द स्ट्रीम। सो थैंक यू। करते हैं हम अपनी बातचीत शुरू। And to start with, I will ask you three questions जो आप मेरे को जवाब दें। एक तो कि आप किस फ़िरके से हैं, सेकंड आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एंड थर्ड आपका चाइल्डहुड कैसा था फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़। जी, पहले तो फ़िरका तो सुन्नी ही था, घर वालों का जो भी है, सुन्नी फ़िरके से हैं। और चाइल्डहुड जो मेरा रहा है, बहुत ही बुरा जो है उसको मतलब ऐसा रहा है कि जैसे मेरा बचपन जो है उसमें ख़त्म होके रह गया, इस टाइप का बचपन रहा है मेरा। जी, और तो आपके फैमिली में कौन-कौन है, अगर आप बता सकें तो? मेरी फैमिली में फ़ादर हैं, मेरे मम्मी हैं, पापा, भाई, सिस्टर हैं। जी, भाई मैरिड हैं। हुँ, जी, जी, जी। हुँ। तो फिर आपके बचपन में जैसे आपकी कैसी स्कूलिंग रही और रिलीजन का कितना उसमें दखल था, इसके बारे में बताइए? जो मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं, जो मुस्लिम घराना होता है, वहाँ पे अगर आपको मतलब कॉन्वेंट स्कूल अ, या इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ भी दिया जाए, लेकिन उसके साथ-साथ जो दीनी तालीम है, वो तो मतलब वो तो कंपल्सरी है, वो तो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये पढ़ना है, ये सीखना है, नमाज़ सीखनी है, कुरान पढ़ना है। वो तो आपको अच्छा, 6 साल की एज में ही सिखा दिया जाता है और मुझे भी वैसे ही किया था। अम, अच्छा। हुँ, तो आपने किस एज से शुरू किया पढ़ना कुरान? मैं 6 साल की एज में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो हुँ। मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है मतलब आपने अरेबिक में मतलब रट्टा लगाया या एक्चुअली सीखा? नहीं, नहीं, वहाँ पे एक्चुअली नहीं सिखाते हैं। एक्चुअली जो वर्ड मतलब ट्रांसलेशन जो होता है, वो उसी को सिखाते हैं जो बड़े-बड़े मदरसे वग़ैरह में होते हैं जो, हुँ, उनको हुँ। सिखाया जाता है, जिन्होंने हाफ़िज़ करना हो, उनको भी इतना नॉलेज नहीं रहता। तो हमें बस अरबिक में रट्टा लगवाया गया, कुछ ज़ुबानी याद करवाया गया, कुछ ऐसे पढ़ाया गया। बस इसके अलावा और ये नहीं कहा गया कि इसका ट्रांसलेशन करना है या अरबिक का मीनिंग सीखना है या कुछ ऐसा नहीं। बस रट्टा लगवाया गया और हम लगाते रहे। अच्छा, आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बिना लैंग्वेज जाने कोई चीज़ एकदम से रट्टे मारने या याद करना आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। सो आप अरबिक नहीं जानती लेकिन आपने कुछ रट्टे लगाए हुए हैं बचपन में, तो कुछ सुनाइए आप। हाँ, जैसे लास्ट वाला पारा है 30 पारे हैं कुरान में। लास्ट वाला पारा है तो उसमें जो लास्ट की कुछ सूरतें हैं, वो हमें ज़ुबानी याद करवा दी गई है। हम्म, जैसे कुल हु अल्लाह है अ, उसको याद करवाया था ज़ुबानी। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। या फिर जैसे कुल नाज़ है, कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मालिकिन नास, इलाहिल नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नासी मिनल जन्नति वल नास। तो ऐसे ही करके 10-12 जो लास्ट की सूरतें हैं वो ज़ुबानी रट्टा करवाई गई हैं। मीनिंग किसी का नहीं बताया गया और पूरा कुरान पढ़ लिया और मीनिंग किसी का नहीं पढ़ाया गया। आज भी जब पढ़ते थे तो बड़े होके भी, तो वो ऐसे पढ़ाया जाता था कि बस पढ़ लो, मीनिंग किसी को नहीं पता रहता था उस चीज़ का। घर में भी पढ़ते हैं मम्मी पढ़ते हैं या अ, हाँ, भाभी हैं मेरी वो पढ़ते हैं, तो उनको अगर किसी चीज़ का मीनिंग पूछ लो इसमें से कि ये आप पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो? तो उनको खुद नहीं पता रहता कि इसमें है क्या एक्चुअली। अच्छा। हुँ। सो ठीक है, फिर फिर आगे बताइए दैट फ्रॉम 6 इयर्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया फिर? 6 ईयर पढ़ते-पढ़ते हाँ, कुरान पूरा पढ़ लिया था 8-9 साल में।
अच्छा। वो पूरा पढ़ाई कर ली थी। साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। लेकिन घर में जो था वो माहौल बड़ा ख़राब रहता था। एक्चुअली घर वालों को भी पता नहीं रहता इस चीज़ का, क्योंकि कज़न आ गया कोई घर में, वो तो 5 साल की एज में ही आप सहना शुरू कर देते हो। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। 5 साल की एज में थी, कज़न कोई आ गया, गोद में बिठा लेगा, अ, गंदा टच करने स्टार्ट कर देगा। उस टाइम इतना आप छोटे होते हो कि डर के मारे आप किसी से बात कर भी नहीं सकते कि इसके रिलेटिव अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं घर वाले मारेंगे कि मेरी गलती समझ के, तो बहुत सहम जाता है उस टाइम पे। तो ये जो आपने बताया इनअप्रोप्रिएट टचिंग वाला हुँ, किस्सा, तो ये आपकी मेमोरी में आप कितने साल के थे जब ये सब स्टार्ट हो गया? 5 साल की एज से तो मुझे याद है सब कि अच्छा। मेरे साथ, हाँ, कि मेरी फूफो का लड़का आके कैसे टच करता था, या मेरे ताऊ का बेटा आके कैसे टच करता था, या और खाला का बेटा आके कैसे टच करता था, या कैसे किस टाइप से छुप जाती थी मैं अंदर, मम्मी के रूम में जाके घुस जाना, उनके पीछे छुप जाना। जब कोई भी कज़न घर में आता था तो हम ऐसे छुप जाते थे। तो हुँ। घर वाले बोलते, "अरे नहीं, बड़े-बड़े भी होते थे, जाओ सलाम करके आओ।" तो मन नहीं करता था, डर के मारे छुप जाते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने नहीं जाना है सामने। तो आपकी सिस्टर ने भी ये सब एक्सपीरियंस किया? हाँ, उन्होंने भी किया है। अच्छा। हुँ। तो फिर फिर उसके बाद जब हम धीरे-धीरे एज बढ़ती गई, क्लासेस ऊपर चलते गए, तो फिर पापा ने कहा, जब 9th-8th में पहुँचे तो थोड़ा स्कूल, 7th-8th में तो थोड़ा स्कूल दूर था, तो गाड़ी पे रोज़ जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ताऊ का घर है वहाँ पे, मेरे ताया जी का, तो वहाँ पे रुक जाओ। रोज़-रोज़ आना है, सैटरडे संडे को घर आ गए, बाकी वहीं पे रह लो। तो हम वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया, मैं और मेरी सिस्टर ने, दोनों ने। जब वहाँ पे रहे तो इतना स्केरी था वो टाइम, आज भी याद करती हूँ तो मतलब काँप जाती हूँ कि ऐसे-ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं लाइफ़ में। तो रात को ताया जी का बेटा रूम में आ जाना, फिर उन्होंने अ, टच करना, पास में आके बैठ जाना, फेस पे हाथ घुमाना, और एक दिन तंग आके मैं चीख पड़ी रात को 2:30 बजे, "क्या कर रहे हो?" तो फिर वो भाग गए उठ के। तो फिर हम रूम लॉक करके सोने लगे। फिर रूम नॉक करना रात को डेढ़ डेढ़ बजे, ढाई ढाई बजे। फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मम्मी से रिक्वेस्ट की कि हम रोज़ चले जाएँगे, कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी होती है उनको भी हमारी वज़ह से। तो ऐसे करके तो हम वहाँ से निकल आए और रोज़ घर से ही स्कूल जाने लगे। अच्छा। धीरे-धीरे हाँ, टाइम निकल गया, फिर थोड़ा गाँव एरिया है हमारा। हुँ। तो वहाँ पे ऐसा है कि स्कूल थोड़ा दूर-दूर होता है, तो कहा कि थोड़ा और दूर के लिए स्कूल चले गए 11th-12th के लिए। तो वहाँ पे अपने रिलेटिव्स रहते थे, मेरे मामू थे, तो हम वहाँ उनके घर शिफ्ट हुए अगली पढ़ाई के लिए। कौन-कौन तो शिफ्ट हुआ? मैं और मेरी सिस्टर, अच्छा। तो उनके घर रहने लगे। जब उनके घर रुके, थोड़े टाइम बीता, तो अब जो मामू थे, उनकी ही नीयत ख़राब हो गई। वो ही अ, कभी टच करना, कभी वो जब घर आते थे तो मैं छुप जाती थी रूम में। नहीं, अभी नहीं, फटाफट भाग जाना रूम में। तो अ, उनकी मिसेस जो थी, वो मेरी फूफो थी, तो उन्होंने भी कहना, "क्यों भाग जाती है? डर लगता है?" ये वो डरती होगी शायद इनसे, तभी भाग जाती है। तो फिर उन्होंने लालच देना शुरू कर दिया, "तुम्हें बढ़िया फ़ोन लेके दूँगा, मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ ऐसा कर ले, तो तुम्हें ये लेके दूँगा, तुम्हें अच्छे ड्रेसेस लेके दूँगा।" लेकिन मैं काँप जा डर जाती थी, "नहीं, मामू ये क्या बोल रहे हो आप? ये गलत बात है।" "अरे नहीं, इसमें क्या है गलत है? अ, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, इसमें क्या गलत है? तुम्हें ये दे रहा हूँ ना।" तो मैं भाग जाती थी। तो मैंने एक दिन मम्मी को कॉल किया और मम्मी से बात की कि मम्मी ये ऐसी-ऐसी बात है, तो मैं बड़ा डर गई हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है। तो हुँ।
फिर कहने लगी नहीं तुम्हें गलतफ़हमी हुई होगी बेटा, तुम्हारे मामू हैं वो नहीं ऐसा कर सकते। मैंने कहा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। तो अच्छा आयशा जी, स एक सेकंड। आपने ये जो बताया कि वो आपसे कहते थे मेरे साथ ये कर ले, आई मीन कैन यू से एग्जैक्टली व्हाट ही यूज्ड टू से? मेरे साथ सो ले, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये कि हाँ, वो डायरेक्टली हाँ, आपसे ऐसे कर रहे हैं, और हाँ, फिर जो उनकी वाइफ हैं वो आपसे जो वो पूछ रही हैं कि भाई क्या क्या बात है, डर जाती है या हाँ, क्या? नहीं, फिर उस पे मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या वो सच में नहीं जानती थी, या वो शी वाज पार्टनर इन क्राइम विद द हस्बैंड, के ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं नहीं जानती, एंड यू नो हाँ, आई डोंट उसके नो, बाद क्या हुआ? आपको क्या लगता है, वाज शी प्रिटेंडिंग और यू थिंक शी रियली न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन? हाँ, उन्होंने किया। जब मैंने उनको बताया कि फूफो ऐसी-ऐसी बात है, मामू मुझे ऐसा-ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं मुझे, मैं भाग जाती हूँ, आप कई बार घर में नहीं होते हो, मैं रूम लॉक कर देती हूँ, अंदर काँपती रहती हूँ। ऐसे माहौल में ना मैं पढ़ पाऊँगी, ना मेरी स्टडी कंप्लीट हो पाएगी, ना कुछ हो पाएगा। प्लीज़ कुछ करिए मेरे लिए। अ, तो जब मैंने उनको बोला मुझे लगा एक फ़ीमेल है और किसी तरीके से समझेंगी, लेकिन एक फ़ीमेल होने की वज़ह से तो समझेंगी मेरी प्रॉब्लम को। हम्म। लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, मुझे बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। पापा को बोला जी आपकी लड़की ख़राब है, यहाँ पे बड़े सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है, ये है, वो है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। जब मैंने पापा को बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी है, तो उनसे भी मार पड़ गई कि नहीं तुम ही गलत हो, अपनी हरकतें छुपाने के लिए एक भले आदमी पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारी तो शादी करा दी जाएगी अब। अच्छा। हम्म। हाँ, तो फिर उन्होंने 16-17 साल की एज में ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। अच्छा। और हम्म। हाँ, और जिससे शादी करवाई वो 40 साल का था उस टाइम और पहले से मैरिड था। ओह माय गॉड। तो आप टीनेजर और वो 40 साल। हाँ, अच्छा। तो फिर वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ के हालात भी बहुत ख़राब थे। उनका तो और ज़्यादा बदतर हालात थे उनके, बहुत ज़्यादा हर बात पे छोटी-छोटी बात पे हाथ उठा देना, मारना, पीटना। 3-3 दिन मैंने खाना नहीं खाना। ओह माय गॉड। अच्छा। सॉरी आयशा जी, बट सॉरी। सो सॉरी बट मुझे एक रूम में बंद कर दिया जाता था मार-पीट के। तो एक दिन इतना हो गया कि 3 दिन हो गए, एक ही रूम में बंद बिल्कुल। तो 3 दिन? उम तो खिड़की में से वहाँ गली में से खिड़की खुलती थी, जो छोटे से हिस्से में उसकी जगह थी। तो मैंने वहाँ से एक भाई गुज़र रहे थे, तो मैंने आवाज़ लगाई, "भैया पानी मिलेगा? मुझे पानी चाहिए।" तो उन्होंने मेरी हालत देखी, तो पानी की बॉटल उसमें से फेंकी अंदर। तो इतनी देर में उसकी जो बहन थी, उसने देख लिया। तो उसने कहा कि "कौन-सा यार आया था तेरा, जो तुझे यहाँ पे ये पहुँचा के गया?" तो उतनी देर में उसको फ़ोन किया, जो अपने भाई को फ़ोन किया कि तुम्हारी वाइफ़ के यार गली में से आके उसको पानी पहुँचा रहे हैं, उसको ये पहुँचा रहे हैं। तो वो घर में आया थोड़ी देर के बाद, तो उसने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं अधमरी हालत में पड़ी रही। तो फिर शाम को जब देखा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो फिर मुझे खाना लाके दिया गया कि खाना खा लो। ऐसे बाप ही रे। उम, बहुत टाइम बीता, 3 साल मैंने वहाँ पे काटे, 3 साल। फिर मेरे से फ़ोन मैंने यहाँ से लिया था अपनी माँ को बोल के कि मुझे फ़ोन दे दो एक, आपसे बात करनी होती है, तो मुझे बात नहीं मैं कर पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने फ़ोन दिया था मुझसे, वो भी छीन लिया गया था मेरे पास, वो भी छीन लिया था मुझसे। तुम्हें क्या ज़रूरत है फ़ोन की? तुमने कौन से यारों से बात करनी है? अरे। तो हुँ।
तो फिर ये बात हुई, तो एक दिन मोहल्ले में एक लड़की थी, तो वो बात कर रही थी मुझसे, मैं छत पे जाती थी उससे, वो बात कर लेती थी मुझसे कई बार। तो एक बार उसकी माँ ने देख लिया मुझे उससे बात बात करते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा डंडा सा लेके आई, वो मुझे इतना पीटा वहाँ पे छत पे कि मेरा एक शोल्डर जो है वो उसकी हड्डी भी मतलब डिस्लोकेट हो गई बिल्कुल। तो ओह! बालों से पकड़ के घसीटा गया पूरे छत पे। फिर भी मैं यही सोचती रही कि यार ये लोग गलत है, इस्लाम तो बहुत ठीक चीज़ है, वो तो बहुत ही अच्छा है। लोगों ने इसको गलत बनाया है। धीरे-धीरे अ, तो उस दिन इतना आप इतना मारा। हाँ, आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, हाँ, यू आर हाँ, सेइंग? अच्छा, हाँ, फिर हाँ, कोई हाँ। मेडिकल ट्रीटमेंट फिर कुछ? नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। उस टाइम मेरे पेट में ज़ोर-ज़ोर से टाँगों की मारी गई। अ, पेट में उसकी माँ ने बहुत मारा। तो मैं फिर जब देखा कि अब ये कोई रिएक्ट नहीं कर रही है मारने पे, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रहा था कि बस मेरी अब रूह निकल रही है, मैं मर रही हूँ। तो जब उसने देखा कि अब इसके मारने पे भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, तो मुझे वहीं पे छोड़ के वो चली गई। मैं हुँ, वहीं पे पड़ी रही अधमरी हालत में। जब मेरे को आधे घंटे, पौने घंटे के बाद थोड़ी होश आई, तो मैं जिस हालत में थी, जैसी भी थी, जिस हालत में थी, मैं उस हालत में वहाँ से पीछे वाले दरवाज़े से भाग के, गाड़ी पकड़ के वापस यहाँ आ गई, अपने माँ-बाप के पास। तो उन्होंने हालत देखी कि इस हालत में क्यों आई है, ये वो, तो उन्होंने इलाज करवाया और कहा कि अब तुम वापस चले जाओ, शौहर के बिना कोई ज़िंदगी नहीं होती। वाइफ़ की, शौहर के बिना एक औरत कुछ भी नहीं होती। शौहर को छोड़ के आओगी तो तुम्हें लानतें पड़ेंगी, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा। तो 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 आप इस मैरिड लाइफ में हस्बैंड के वहाँ पे कितना टाइम निकाला? मैंने 3 साल गुज़ारे वहाँ पे। जी, हुँ, तो उम, फिर 2017 में बीच में 17, उस दिन 2017 था, बीच में मैं वहाँ से आ गई। जब यहाँ पे पहुँची, शोल्डर ठीक हुआ, फिर मैंने कहा मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए उससे। तो कहने लगे नहीं, ये बात नहीं करते, डिवोर्स-विवोर्स की बात नहीं करते, ये गुनाह है, ऐसी बातें नहीं करते, उसी के साथ रहते हैं जिसके साथ निकाह हुआ होता है, उसको छोड़ के नहीं जाते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है वहाँ पे, मेरी इतनी बुरी हालत की गई है, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने कुछ शर्तें रखी कि अगर ऐसा हो गया, ये हो गया, मुझे उन सब से अलग रहना होगा, तो फिर उनसे मुझे पता था कि ये शर्तें नहीं मानी जाएँगी और इसलिए वो आएगा ही नहीं, तो मैं जाऊँगी ही नहीं। तो मैंने जानबूझ के ऐसी शर्तें रखी। फिर फिर धीरे-धीरे अ, आगे बात चलती रही। यही कि उनको आना चाहिए था, ये वो। उन्होंने फिर मैंने पापा को कहा कि हम केस कर लेते हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पापा कहते हैं नहीं, डिवोर्स नहीं लेना, गलत बात है डिवोर्स लेना, वो तुम्हें चले जाना चाहिए, ये वो ऐसी बातें। फिर फिर मैंने कहा कि अब तो मैं जाऊँगी नहीं, बात डिवोर्स लूँगी। फिर कुछ ऐसा करके उन्होंने केस कर लिया पापा पे कि ये अपनी बेटी को भेज नहीं रहे हैं, तो ऐसे करके। तो फिर पापा ने कहा कि केस किया है तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर केस लगा, मैंने वकील अपनी को सारी बातें बताई कि मुझे डिवोर्स चाहिए। 1 फिर सेकंड। अ, आयशा जी, उन्होंने आपके ऊपर जो केस किया, हुँ, उनका क्या ग्राउंड था केस का? व्हाट वर दे सेइंग? उनका ये ग्राउंड था कि ये यहाँ से गई है और सब कुछ, हमारा सोना, पैसा, अ, हमारा सब कुछ लेके गई है यहाँ से। हमारा घर के जितने भी ज़ेवर थे, जितना भी मतलब ज़ेवर, पैसा, सब ये यहाँ से लेके चली गई है। ठीक है, ये उन्होंने केस किया था, जबकि मैं तो सिर्फ़ जान बचा के निकली थी। जी, मेरे तो सर पे चद्दर भी नहीं थी उस टाइम जब मैं भागी थी वहाँ से, इस हालत में। अच्छा, हुँ, तो फिर फिर डिवोर्स हुआ, लिया मैंने ज़बरदस्ती। तो वो कहना था कि मैं एक और शादी करूँगा और तुम्हें भी डिवोर्स नहीं दूँगा और एक और शादी करूँगा और पहले से कर रखी थी एक।
तो अच्छा। फिर क्या है, इस्लाम में तो 4 जायज़ हैं, मैं 4 कर सकता हूँ, एक साथ रख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि अपनी पहली बीवी से इजाज़त भी ली जाए दूसरी शादी करने के लिए। इस्लाम इस बात की नहीं बोलता इस बात के लिए। तो मैं सोचती थी कि ये सब ना, ये मुल्ला मौलवियों की बनाई हुई चीज़ है। इस्लाम में तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक शादीशुदा होके बंदा दूसरी शादी करे, नहीं हो सकता ये सब बातें। मैं यही सोच-सोच के तो चलती थी। फिर धि यहाँ आके टाइम निकलता गया। फिर 2019 में मेरी मुलाकात एक शख़्स से हुई, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट जो बोलते हैं ना, हुँ, वो हुँ। उन्होंने मुझे दिया है बहुत ज़्यादा। तो जी। मैं हुँ, तो आप एट दिस पॉइंट आपका डिवोर्स तो हो गया था एंड यू वर विद हुँ। योर पेरेंट्स। तो हाउ डिड यू बिकम एन एक्स मुस्लिम? इसके बारे में बताइए। एक्स मुस्लिम मैं तो यही समझती थी, क्योंकि कभी हदीस नहीं खोली, कभी कुरान पढ़ा तो अरबिक में पढ़ा, जो अरबिक आती नहीं है। हुँ, हुँ। तो उसमें इतना नॉलेज नहीं है, अरबिक का एबीसीडी भी नहीं पता, जो रट्टा लगवा दिया वो पढ़ लिया। तो धीरे-धीरे जब नमाज़ चलती रही, को जब मुझे वो पर्सन मिले, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं कर सकती, मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरे मतलब ये मेरा पास्ट है। तो उन्होंने कहा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तुम्हारे पास्ट से, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास्ट से। तो फिर मैंने कहा, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो कैसे, अगर मैं आपके साथ आती भी हूँ किसी भी तरह से, अगर तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, तो आपके घर तो कैसे आप कैसे वो। तो उन्होंने कहा, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नमाज़ पढ़नी नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ना कुरान पढ़ो। मतलब जो कहते हैं ना कि अनकंडीशनल सपोर्ट, बिल्कुल, मतलब जो तुम्हारा मन में आए वो तुम करो, बस साथ रहो बस। वो और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह! तो व्हाट अ कंट्रास्ट फ्रॉम व्हाट यू वेंट थ्रू और फिर अभी यू मीट समवन लाइक दिस। अच्छा आयशा जी, आई थिंक थोड़ा-सा वॉइस क्वालिटी में शायद थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है। अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा माइक दूर रख सकते हैं? हाँ, हाँ, अभी ठीक है। हाँ, लेट्स ट्राई विद दैट। हुँ, तो ठीक है, एट दिस पॉइंट ही गिव यू अनकंडीशनल सपोर्ट। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो फिर वो उनको वैसे इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब वो फ्री थे, तो उन्होंने यूट्यूब के चैनल, जो जैसे साहिल जी का चैनल है, अ, इन्होंने वो सुना, और सचवाला जी को सुना। तो जब उन्होंने ये सब सुना, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे-ऐसे चैनल्स हैं, तो उनमें जाके देखो ज़रा वो क्या बोल रहे हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उनमें सब सुनो और समझो, और फिर मुझे बताओ, क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या क्या है? अच्छा। तो फिर जब मैंने उनको सुना, जब समझा, सुना, तो फिर मैंने कहा, अरे नहीं, मुझे भी जानकारी चाहिए, मुझे भी समझना है। फिर मैंने हदीसें खंगाली, हदीसें देखी, देखा, ट्रांसलेशन देखी, तो जैसा वहाँ पे बोला जा रहा था लाइव पे, वैसा ही हूबहू वैसा ही था सब कुछ। तो हुँ, धीरे-धीरे जब जैसे मोहम्मद की 6 साल की बेटी से शादी करना, 11 शादियाँ करना, और और तो और वो अ, जो लौंडिया बनाना, ये सब मुझे, मतलब जिसको आप अपना आइडल मान रहे हो, और वो ये सब ऐसा पर्सन हो, तो उसको मैंने कहा, मैं तो आइडल नहीं मानती, मैं तो नहीं मानने वाली ऐसे शख्स को अपना आइडल। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, ये सही है, मैंने अपनी तरफ से भी देखा है, हदीसें खोली हैं, देखा है, पढ़ा है, तो ये तो सब सही बोल रहे हैं। फिर मैंने सचवाला जी को सुना, तो फिर तो मुझे, जब मैंने सचवाला जी को सुना, तो फिर तो मुझे कोई डाउट नहीं रहा ना, हुँ। क्योंकि फिर जो भी थोड़ा बहुत कुछ परसेंट डाउट था, वो भी क्लियर हो गया कि नहीं, ये नहीं है। तो फिर मैंने फैसला लिया कि मुझे ऐसे कल्ट में रहना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ये छोड़ देती हूँ, मैंने फिर इस्लाम छोड़ दिया, तो अभी और मैं आपको
अभी आपको एक्स मुस्लिम हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 7-8 महीने हो गए। अच्छा, आप कुछ कह रही हुँ। थी, आई थिंक यू वर गोइंग टू से समथिंग। हाँ, फिर मैं कन्वर्ट हो गई मैं दिल से। अब मैं अ, अच्छा, बिफोर वी कम मतलब टू एक दैट, एक सेकंड। तो जब आप एक्स मुस्लिम हो गए, आपने हुँ, सारी हुँ, ये स्टडी की एंड यू फाउंड आउट कि भई ये तो सब फेक है, इट्स जस्ट अ हुँ। कल्ट। तो आपने ये चीज़ फिर अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं की? जैसे पेरेंट्स को बताने की कोशिश की हो, हाँ, उसके हाँ, बारे में मैंने बताइए? मैंने मम्मी से बात की कि ऐसे-ऐसे मोहम्मद की लाइफ़ थी, ऐसी-ऐसी थी, 6 साल की बेटी से शादी ये वो। जब मैंने ऐसी-ऐसी डिस्कस करना शुरू किया घर में, तो पापा को पता चला, तो उन्होंने मतलब अकीदा इतना खतरनाक है सबका इसमें, कोई भी प्रैक्टिकली बात करना ही नहीं चाहता, लॉजिकली बात करना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता उस बात को। हुँ, अगर अगर कोई सुन रहा है, कोई मोमिन होके ये बात सुन रहा है, तो समझ लो कि वो उसको भी ये सब गलत लग रहा है, वो भी लॉजिकली सोच रहा है, वो भी इंसान है, तो इंसानियत के नाते सुन रहा है। तो मुझे तो सीधा धमकी दे दी गई कि हम तो गला रेत देंगे, मार डालेंगे अगर ऐसी कोई बात है तो। तो उसके नहीं, बाद फिर मैं अलतकिया करके आराम से बैठ गई कि अरे मरना नहीं है, आगे बहुत कुछ सहन कर लिया है लाइफ में, अभी थोड़ा-सा खुशी-खुशी जो बाकी लाइफ का पार्ट बचा है वो जीना है। ये नहीं कि अब अभी से मर जाऊँ। तो जैसे आपने उनसे बात की तो वो उन्होंने कहा कि वो आपका गला रेत देंगे, हाँ, क्योंकि आपने उनसे कोई बात डिस्कस कर ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो हम भी पढ़ के देख लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं नहीं, कहा उन्होंने? हम सुन ही नहीं सकते मोहम्मद के बारे में कुछ। वो अच्छा, हमारे नबी हैं, हम नहीं सुन सकते उनके खिलाफ कुछ भी। ओहो! अच्छा, हुँ, अच्छा। सो कश्मीर के बारे में व्हाट रेस्ट ऑफ इंडिया हियर्स इज़ मेनली थ्रू न्यूज़ चैनल्स, राइट? वो कोई ऐसी फ्री स्टेट तो है नहीं वेयर पीपल कैन कम इन एंड गो आउट। तो आप मुझे बताइए कि कश्मीर के मस्जिदों में हुँ, हुँ। भारत के बारे में क्या बोला जाता है और हिंदुओं के बारे में क्या बोला जाता है? हिंदू के बारे में तो सीधा बोला जाता है, काफ़िर हैं, वो तो उनके हाथ का खाना भी हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते। अच्छा, हाँ, हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते कि ये मोहम्मद के दुश्मन तो हमारे दुश्मन। मोहम्मद के दुश्मन ऐसे कि अल्लाह से शिर्क करते हैं, शिर्क किसी और को सजदा करते हैं, और मोहम्मद के दुश्मन हमारे दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन हमारे दुश्मन, तो उनको दुश्मन की नज़र से देखा जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो इतना फंड्स भेजती है कश्मीर में, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इतने अरे स्कॉलरशिप्स और पता नहीं यहाँ क्या-क्या। तो उसको ये नहीं दिखता उन लोगों को कि भाई गवर्नमेंट तो इतना करती है? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? कैसे समझाएँगे? अच्छा, ये तो अम, ऐसा है। बोलिए, बोलिए। नहीं तो जो उग्रवाद हो है या जो मिलिटेंसी है, अगर उनको ऐसा नहीं है कि सब सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब तक लोकल सपोर्ट ना हो, तब तक कोई कैसे घुस के वो सब कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उनको लोकल सपोर्ट मिलती है, कई सारे लोग उस सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली फिर वो ओवरऑल मतलब भारत के लिए क्या बोलते हैं? भारत इसमें से इतने परसेंट लोग हैं जो भारत को अपना हिस्सा ही नहीं मानते। बोलते हैं इंडिया हमारा है ही नहीं, वो इंडिया के हम हैं ही नहीं, अपने आप को इंक्लूड ही नहीं करते उसमें। अगर वो भारत को अपना हालाँकि हुँ, अगर वो भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते, तो हुँ, पड़ोसी देश को मानते होंगे शायद? तो पड़ोसी देश को मानते होंगे तो उनको पता है ना वहाँ जाएँगे तो वहाँ से भी लात पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। मेरे हिसाब से तो अगर इतना लव लॉस्ट है पड़ोसी देश के लिए, तो वहाँ चले जाएँ ना अपने इस्लामिक देश में। यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको पता है कि वहाँ पे भी कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि उनको भी कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। राइट, राइट। हुँ, अच्छा। हुँ। तो वैसे स्पीकिंग ऑफ पड़ोसी देश, हुँ, जो ये एक्चुअली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हम देखते हैं, टेररिज्म जो ये वर्ड है, व्हिच इज़ अ हुँ, वेरी इंटेलेक्चुअली फैब्रिकेटेड टर्मिनोलॉजी आई वुड से। तो बेसिकली देखा जाए तो असली इस्लाम तो वही फॉलो कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। जो वहाँ के लोग हैं यहाँ आके जो ये
इस्लाम के लिए और मोहम्मद के लिए जिहाद चल रहा है उनका, वो इस्लाम पे ही हुँ। तो चल रहे हैं। जैसे मैंने एक पर्सन से डिस्कस किया इस बारे में, हुँ, फ्रेंड कज़न थे, मतलब ऐसे बातचीत होती रहती थी, तो बात होते-होते तो मैंने उनसे, जब ये एक्स मुस्लिम हुई मैं, तो मैंने उनसे बात की। तो मैं जाती रहती हूँ यहाँ के मदरसों में, पहले जाती थी, जब मेरे को धमकी मिली, थ्रेट मिला, तो उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया। 3 लड़कियाँ जो हैं वो एक्स मुस्लिम हुई, अ, एक ने हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर लिया और वो चली गई यहाँ से, तो 2 तो एथिस्ट हैं। तो वो जब मैंने क्वेश्चन्स किए उनसे, तो वो जो तो ऐसे-ऐसे जाती रहती हूँ। तो उनमें से एक पर्सन था, तो मैंने उनसे जब बात की कि ऐसे, तो कहने लगा कि अरे नहीं, वो शरिया जहाँ पे है, नाफ़िज़ है, तो हमारे देश में तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो हिंदू कल्चर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, सर क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे एक दिन शरिया लाके देखिए, 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए नाफ़िज़ करके देखिए शरिया लॉ। तो ये लंबी दाढ़ी और छोटे पजामे वाले हैं ना, ये सबसे पहले अपनी औकात पे आएँगे। तो ये सबसे पहले आपके घर की 7-7, 8-8 साल की बच्चियाँ उठा के ले जाएँगे, जैसे अफ़गानिस्तान में हो रहा है। हुँ। तो एक आप 24 घंटे के लिए नाफ़िज़ तो करिए, फिर देखिए कि क्या होता है, यहाँ पे माहौल क्या होता है। अच्छा, आपने तो ये मौलवी लोगों को बहुत करीब से देखा है बिकॉज़ आप मस्जिद जाती थीं। तो हुँ, यहाँ पे मेरे आपसे 2 सवाल रहेंगे कि आपने अभी बताया कि आपको मस्जिद से धमकी मिली। एक तो वो कि वो हुँ। क्यों मिली? और दूसरा मौलवियों का क्या एक कैरेक्टर होता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़रा अगर आप कुछ बताएँ तो? एक्चुअली 100 में से कोई एक होगा, जो पूरी तरह से इसमें ढला नहीं होगा। तो वो 100 में से कोई एक होगा, अगर 100 की तादाद में आप चल रहे हो, तो 100 में से एक होगा जो आपको ठीक मिलेगा। लेकिन उसकी भी सोच जो होगी ना, अगर एक तरफ से सही होगी, उसकी भी सोच दूसरी तरफ से गलत होगी। अच्छा, लेकिन ऐसे जैसे एक बार एक मौलवी साहब थे, तो मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने क्या किया, मुझे मेरा नंबर था उनके पास, तो उन्होंने मुझे प्रॉन वीडियो सेंड किया। क्या सेंड किया? प्रॉन वीडियो पॉर्न वीडियो? हाँ, प्रॉन आहा! वीडियो सेंड किया, तो मैंने देखा, तो मैंने उनसे बात की कि मौलवी साहब, आप हो के ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो आगे से बड़े मज़े ले लेके बात कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? नॉर्मल सी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। तो फिर मैंने अच्छा, पुलिस कंप्लेन की थी उनके खिलाफ। हुँ, अरे बड़ी हिम्मत है आप में, वेरी गुड। पुलिस अच्छा, फिर कंप्लेन उसका की कुछ थी हुआ उनके उस खिलाफ। कंप्लेंट का? हाँ, फिर मैंने 7 उसको महीने भी मतलब कुछ कहा था। नहीं, उसको कुछ मैंने पनिशमेंट मिली या नहीं? हाँ, पकड़ा था पुलिस ने, तो वो ज़मानत पे छूटा था फिर। अच्छा, हुँ। आपकी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक और बात हुई थी, जब मदरसे में मैं जाती थी, जिन दिनों में 2-3 महीने पहले की बात है। तो मदरसे में मैं जाती थी, तो वहाँ पे एक मौलवी साहब थे, तो उनको अ, आलिम साहब थे, तो उनको पता चला कि मैं यहाँ पे आके, लड़कियाँ ने फलानी-फलानी लड़की नहीं आ रही है। तो अरे, वो तो इस्लाम ऐसे, मतलब नमाज़ वग़ैरह से दूर हो गई हैं, थोड़ा अलग लग रहा है उनको। क्यों हो गया? किस वज़ह से हो गया? अरे पता नहीं, वो आयशा नाम की लड़की है यहाँ पे, पता नहीं क्या-क्या क्वेश्चन करती रहती है आके। तो उन्होंने मुझे बुलाया गया, वो आलिमा थी, तो उन्होंने पहले बुलाया, तो मुझे डर लगा कि बुला रही हैं, पता नहीं बुला के पता नहीं क्या करेंगी। तो क्या आगे तलवार-तलवार का तो प्रोविज़न नहीं है उनके पास। तो मैं ऐसे सोच के, तो डर के मारे गई नहीं पहले दिन। फिर कह रही है, फ़ोन किया कि आलिम साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैं गई, तो जब तो वहाँ पे फीमेल्स भी थी बहुत सारी। एक्चुअली जिस मदरसे में मैं जाती थी, वो फीमेल का ही मदरसा है। तो फिर उन्होंने बात की, तो वो बड़ा थोड़ा दूसरे टाइप के आ गया, मुझे अकेले बात करनी है इनसे। तो आपको क्या सवाल है आपके पास? तो मैंने 2-3 सवाल रखे, मोहम्मद की लाइफ़ के रिलेटेड 2-3 सवाल रखे, तो कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, तुम मेरी निकाह में आ जाओ, तुम्हें एक ही रात में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, हुँ। हाँ, एक ही रात में मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। मैंने कहा, सर कितनी बीवी हैं आपकी पहले से? तो कह रहे हैं 2। कह रहे हैं 2। तो मैंने अच्छा। कहा, ऐसा है कि मेरे कॉन्टैक्ट से थोड़ा दूर ही रहिएगा। ऐसा ना हो कि वो जो 2 बीवियों के काबिल भी ना रहें आप, मैं कुछ ऐसा कर दूँ। आप में वाक़ई हिम्मत है इन लोगों से उलझने की।
तो फिर मैं वहाँ से चली आई और उस दिन के बाद मैं थोड़ा बच के चलती हूँ, अब थोड़ा कम अ, बोलती हूँ लोगों से। उनसे ही बोलती हूँ जिसमें पता चले कि थोड़ा खतरा कम है, तो वहीं पे थोड़ा अपनी बात रखती हूँ, ऐसे थोड़ा बच के चलती हूँ, जी, जी, सिक्योरिटी की जी, वजह से। जी। हुँ, तो नाउ दैट you've seen it all, आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि इन नटशेल आप इस्लाम को कैसे डिफाइन करेंगी तो आप क्या कहेंगी? आयशा जी म्यूट हैं, मे बी शी कैन नॉट टॉक राइट नाउ, तो वील जस्ट वेट। जी, जी। इस्लाम को मैं डिफ़ाइन ऐसे करूँगी कि इसमें अ, सिर्फ़ एक खूबसूरत सपने दिखाया जाता है और जब सपना टूटता है तो पता चलता है आपको कि ये तो सिर्फ़ ख्वाब था, हकीकत तो कुछ और ही है। हम्म। तो जब आप इस बात से खूबसूरत महल की तरह लगता है, सपने की तरह वो भी और जब आपका सपना टूटता है तो पता चलता है कि अरे नहीं ये तो सिर्फ़ एक झूठ है और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। और फीमेल के लिए तो और सिर्फ़ ज़िल्लत और इस चीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं। जी। हुँ। जैसे मुझे मेरी फ्रेंड है एक तो उसने मुझे मेरी एक मैंने वीडियो शेयर किया था इसमें व्हाट्सएप पे, तो उसने देख लिया। तो मुझे कह रही है कि तुम क्या किस साइड जा रही हो? तो मैंने कहा मैं घर वापसी कर रही हूँ, क्योंकि अगर 10 पीढ़ियाँ पीछे चले जाऊँगी तो मेरे जो बैकग्राउंड में चले जाऊँगी तो वो जो मेरे दादा के दादा थे वो हिंदू ही थे, तो वही मैं वापस रिवर्स हो रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो कह रही है ला हौल वला कुव्वत ये क्या कर रही है लड़की, जहन्नम में जलेगी। मैंने कहा मंज़ूर है कहाँ कौन-से तेल में तला जाए? मैंने कहा अपने अल्लाह से दुआ करना कि तेल थोड़ा बढ़िया वाला वैसे तलने के बाद वो खाएँगे या क्या करेंगे? ये कन्फर्म कर लेना एक बार या सिर्फ़ तल के छोड़ देंगे। अच्छा तो आयशा जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आप हुँ, जैसे जानते हैं कि आपके पूर्वज हिंदू थे, और हुँ, जिस लड़की से आपकी बात हो रही थी, हुँ, वो जानते हैं उनके पूर्वज कौन थे? पता नहीं अब मैंने ये बात उनसे पूछी नहीं, क्या पता जानती हों या नहीं जानती हों, क्या पता? और ये इस्लाम को ऐसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है ना, जैसे बोलो अगर आपने इस्लाम कबूल किया या किसी हिंदू को आपने इस्लाम कबूल करवाया या आपकी वजह से वो इस्लाम कबूल किया उसने, हम्म। तो ऐसा ऐसा कि आपकी 7 पुश्तों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 7 पुश्तें जन्नत में जाएँगी। हम्म। हम्म। 7 पुश्तें आपकी जन्नत में एक एक किसी को हिंदू को या किसी और रिलीजन को मुस्लिम कन्वर्ट करने में, ये तो हम्म। ये सब बातें उसमें इतना वो बताया जाता है। अच्छा, ये एक जनरल, क्योंकि आपने वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी देखी है, तो हुँ, एक जनरल इम्प्रेशन वहाँ पे, क्या राधा मेरे को कहना चाहिए कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को है कि भाई हमारे पूर्वज तो इसी देश के हैं, या वो इस चीज़ को हुँ। मानते ही नहीं है, या उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते? इसका क्या है? नहीं, नहीं, वो बोलते हैं अगर पूर्वज हिंदू भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हिंदू हो गए, हम मुस्लिम हैं, हम तो जन्नत जन्नत में जाएँगे डायरेक्ट, बिना ही अच्छा। किसी वो मुस्लिम है, हर मुस्लिम को जन्नत में जाना ही जाना है, जो भी जिसने भी कलमा पढ़ लिया, वो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, हुँ, तो मतलब रहते यहाँ पे हैं, और हुँ, एक हुँ, अरबी कल्ट, एक हुँ, हुँ। अरबी अल्लाह, उसके पीछे उसका वजन ढोने में लगे हुए हैं यहाँ सब के सब। हाँ, मोस्टली अच्छा, हुँ, सो यू आर एन एक्स मुस्लिम नाउ, हुँ, तो आपकी अभी, एक्चुअली नो, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। आपने जैसे अपनी फैमिली में पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने कहा कि गला रेत देंगे एंड ऑल, कुछ और भी आपने कुछ ट्राई किया कि मैं किसी तरह से इन लोगों को बताऊं, ये चैनल्स नहीं दिखाऊं या कुछ? उस हाँ, मैंने तो कोशिश की, पापा का फ़ोन लिया, हम्म। पापा का फ़ोन लेके उसमें जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं सचवाला जी का चैनल है, साहिल का चैनल है, इन सब के चैनल्स और भी 3-4 चैनल्स हैं, वो सब के मैंने वहाँ पे सब्सक्राइब किए।
कि ये खुद से इनको मेरे बोलने के बिना खुद से इनको नोटिफ़िकेशन आएगा क्योंकि वो यूट्यूब काफ़ी देखते हैं, तो ये देखेंगे, मम्मी को भी। तो सब्सक्राइब कर मम्मी दिया आपने? हाँ, 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 कि ये खुद से देखेंगे मेरे बोलने के बिना। तो राइट। नहीं, एक दिन मम्मी बुला रही है, "अरे देख ये क्या कोई बोल रहा है।" मैंने कहा, "सुनो, क्या बोल रहा है तो सुनो, अब मैं हुँ, क्या कर सकती हूँ इसमें, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ।" हुँ, तो अरे नहीं, हमें सुनना ही नहीं है ये इसको अनसब्सक्राइब करो, ये हम सुन नहीं सकते, अपने मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं कोई, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे हैं, हम नहीं कर सकते ये, नहीं सुन सकते इनके खिलाफ। राइट। अच्छा, ये मोहम्मद बोलते हैं तो मोहम्मद साहब तक तो ठीक है, वो पूरा साथ में एड्रेस क्यों पढ़ते हैं उनका? अरे वो मुझे भी समझ में नहीं है, 2 पता दिन तो नहीं उसी में क्यों वो निकल ऐसा जाते हैं। हाँ, ये तो पूरा ये अ, बहुत जी, हुँ, अच्छा। तो एक्स मुस्लिम तो अभी आप बन गई हैं, तो व्हाट इज़ हुँ, योर पोज़ीशन नाउ इन टर्म्स ऑफ योर रिलिजियस बिलीफ? मैं हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर रही हूँ। अच्छा, हुँ। तो हिंदुइज़्म आपको व्हाट अट्रैक्ट्स यू अबाउट इट? देखो अगर कोई चीज़ कोई पर्सन ही है या कोई चीज़ है या कोई भी मतलब कुछ भी है, कोई आपको अपने आप अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उसके एक एक रीज़न नहीं रहता, उसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं। तो वैसे ही हिंदुइज़्म में भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ या उसको मानती हूँ। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न ये है कि उसमें फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत जी, ज़्यादा रिस्पेक्ट है। यहाँ के जैसे कि वहाँ के जो भगवान भी हैं, उनके भी नाम फीमेल के बिना अधूरा माना जाता है। जी, वेरी ट्रू। तो हाँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा। किसी को भी गला काटने की बात नहीं होती किसी को भी सर-तन से जुदा होने की बात नहीं होती। तो अगर कोई कहीं एक्शन होता भी है, कोई रिएक्शन होता भी है, तो वो एक्शन का रिएक्शन होता है, खुद से कोई रिएक्ट रिएक्ट नहीं होता वहाँ पे। ये मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह समझा है, फ़ील किया है इस बात को। तो जी, बस यही वजह है जो मैं हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर रही हूँ। जी, तो आपने बताया कि आपके पूर्वज हिंदू थे, हुँ, फिर हुँ। फॉर सम रीज़न्स आपके जो हिंदू थे, राजपूत थे सरनेम अभी तक चल रहा है वही। अच्छा, वो आप डिस्क्लोज़ ना कीजिए, सरनेम तो डिस्क्लोज़ हाँ, मत करिए। वो तो डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, बस ये जी, बता रही हूँ सिर्फ़ जी, डिस्क्लोज़ वो तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। जी। तो हाँ, राजपूत एंसेस्टर्स थे, फिर हुँ, ऑब्वियसली ये इस्लामी इन्वेडर्स की वजह से किसी बहुत ही प्रेशर में और टॉर्चर में वो कन्वर्ट हुए होंगे किसी हुँ, ज़माने में और हुँ, उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो आप की तो एक तरह से यू आर रिटर्निंग टू योर रूट्स, यू हैव कम बैक टू योर रूट्स और आप देखिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं प्लस योर ओन फैमिली के अपना घर छोड़ के आप लोग हुँ, हम सबसे कितना दूर चले गए। बट कांग्रेचुलेशंस टू यू क्योंकि जब आप रूट से जो जो इंसान कट जाता है फिर उसका पेड़ को भी अगर आप काट दो जड़ों से दूर कर दो तो फिर पत्ते सरवाइव थोड़ी करते हैं बट हुँ, दैट्स ब्यूटीफुल वट एवर योर स्टैंड इज सो आई थिंक वी हैव talked in detail हुँ, so at the end of it आयशा जी हुँ। आप ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी ऑडियंस के लिए यही मैसेज है, जो मोमिन हैं, उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अ, इसको समझिए क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं, जिन्हें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, जैसे मुझे नहीं था। बस रटा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है और मतलब बस समझ कुछ नहीं है। मैं ये जान के जैसे सतवाला जी बोलते हैं कि मान के चलो अ, जान के चलो मान के नहीं, तो वैसा ही है, जान लो पहले, फिर समझो और फिर जब अगर फिर भी अकीदे को साइड पे रख के हम्म ऐसे अकीदे को साथ में लेके समझ में नहीं आएगा। लॉजिकली सोच के और उनके पॉइंट से समझ के और फिर चलिए और बस जी यही। जी अच्छा हुँ। ये जो मस्जिदों वाली जो बात थी इसमें आपने ये सचवाला जी के अगेंस्ट भी कुछ सुना था शायद हाँ, मैंने सुना था। अरे वो तो यहीं पे हुआ था मतलब हमारे घर के पास में मस्जिद है। उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे जमात आई थी।
तो जमात आई थी तो वो मतलब बाहर से जमात आई थी, तो वहाँ के जो उनके जो हेड थे उन्होंने जो जुमा का वो खुतबा होता है, उस दौरान उन्होंने बोला था कि ऐसे कुछ चैनल्स चल रहे हैं जो आपको अपनी तरफ माइल करेंगे, शैतानी ताकतें हैं वो, शैतानी ताकतें हैं, यहूदियों की साजिशें हैं और जो आपको बलगलाएँगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो ऐसे चैनलों से दूर रहें। यूट्यूब में ऐसे कुछ चैनल्स चल रहे हैं। अच्छा, बाकायदा ये हुँ। ऐलान हुआ? अच्छा, हाँ, ऐलान हुआ था। अच्छा। हुँ, मुझे अभी एक मैसेज आया है दैट सचवाला जी इज़ गोइंग टू जॉइन अस, तो हम उनका वेट करते हैं। ओके। एंड तो ये आपने जो ऐलान था मस्जिद का, ये आपने खुद सुना या आपको किसी ने बताया? तो खुद सुना, खुद बस सुना। मस्जिद तो घर के पास ही है ना बिल्कुल, तो खुद अच्छा, सुना। हुँ, अच्छा। तो आपकी सिस्टर की अभी क्या उनका सोचना है? सिस्टर को भी मैंने बहुत बोला था, तो उनका भी ये मानना है, अरे तुम गलत जगह में जा रही हो, ये सिर्फ़ जैसे मैं सोचती थी, ये अच्छा, मुल्ला-मौलवी ही ये सब फैला रहे हैं, असल में तो कुछ और है, लेकिन तो वो अभी भी अपने उस पे हैं। हाँ। अच्छा। सो सचवाला जी हैज़ जॉइन्ड अस। नमस्कार सचवाला जी, वेलकम। जी, नमस्कार, कैसी हैं? जी, बहुत नमस्कार अच्छे। सचवाला जी। जी, नमस्कार। जी, आयशा मेरी बेटी है और पूनम मेरी बहन है। कैसी हैं मेरी बेटी और मेरी बहन? जी, जी, बहुत अच्छे अच्छे, हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। आयशा की बातें सुनी, मेरी आँखों में आँसू थे। जी, मेरी आँखों में आँसू हैं। बेटा घबराना नहीं, ज़िंदगी में हुँ, हालात ऐसे आते हैं। हम सब आपके साथ हैं। ठीक। यूँ समझिए कि अंधेरी रात वो ढल चुकी, अब सवेरा हो चुका है। हुँ, ये आइडियोलॉजी, ये कल्ट जिसे इस्लाम कहा जाता है, अब उस पर सियाह बादल छाने लगे हैं। आप जैसी कितनी बेटियां यकीनन एक सवेरा बनकर रोशनी लेकर सामने आएंगी, और मैं ये कह सकता हूँ कि 150 लड़के या 150 मर्द अगर एक्स मुस्लिम हो जाएं, तो वो जान, वो बात, वो इनकलाब नहीं आता। अगर कोई एक लड़की या एक महिला अगर एक्स मुस्लिम हो जाती है, तो समाज में बहुत तेजी के साथ, बहुत जानदार तरीके से बदलाव आएगा। यही उम्मीद मैं आप जैसी लड़कियों से, आप जैसी बाहिम्मत लड़कियों से मैं उम्मीद रखता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप इनकलाब लाओगी। आप जैसी लड़कियां इनकलाब लाएंगी। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपकी बातें सुनी मैंने। बहुत बहुत मज़ा आया, और ये खुशी के आंसू थे कि आपकी जो हिम्मत, उसको मैं दाद देता हूँ, और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और हर वक्त मैं आपके सर पर हाथ रखूंगा और जो है आपका साथ दूंगा। जी सर, आपकी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। जी हाँ बेटा, हुँ, जी हाँ, सही बात है। जी, चलें, धन्यवाद। आप लोग अपनी बात जो है जारी रखें। मैं बस यही कहने के लिए आ गया था। जी, जी, आप कंटिन्यू करें, ठीक है? जी, मैं लीव करता हूँ। जी, धन्यवाद आने के लिए। जी, 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 शुक्रिया। सो आयशा जी, फिर सचवाला जी ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और उनकी तो ख़ैर बातें सुनने के लिए सभी के कान तरसते हैं। हाँ, तो हाँ। इट वाज़ अ गुड it was a cherry on the cake. His coming was a cherry on the cake. So ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एंड मैं ये कहूँगी ऑडियंस से कि आयशा जी की जो बातें हैं वो ना सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स को सुनने की ज़रूरत है और अपने मज़हब में इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि ये एक लर्निंग पॉइंट हिंदू गर्ल्स के लिए भी है, यू नो, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स देमसेल्व्स। और ये जो गुडी गुडी इस्लाम जो फिल्म्स में दिखाया जाता है, ये पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है इस धरती पे, लेट अलोन योर ओन मुझे कंट्री। तो ये यू नो एंड व्हाट इट लीड्स टू, वो आजकल सभी देख रहे हैं, एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र लव जिहाद का जो है, उसी ये इसी इन्हीं चीज़ों का परिणाम है। तो आई होप
Aisha's words will be an eye-opener for a lot of us. So on that note, I will thank all the audience for watching and listening and joining us. Thank you so much. Thank you, Aisha ji. Thank you.